नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गेहूं की एक महत्वपूर्ण अवस्था के बारे में आज आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसको आप बूटिंग स्टेज या फिर गबोट अवस्था बुलाते हैं। अलग अलग देसी लैंग्वेज में आप अपने क्षेत्रीय भाषा में आप इसको अलग अलग बुलाते होंगे। यह अवस्था उत्पादन की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, फ्लैग लीफ क्या होता है और फ्लैग लीफ उत्पादन से फ्लैग लीफ का सीधा संबंध कैसे है, किस तरीके से उत्पादन में फ्लैग लीफ जो है सीधा प्रत्यक्ष रूप से योगदान अपना निभाती है। तो ये फ्लैग लीफ क्या होती है, गबोट अवस्था क्या है और कितने दिन की स्टेज पर गेहूं में ये गबोट अवस्था आती है, बूटिंग स्टेज, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले किसान साथियों में ब्रीफ में आपके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा गेहूं में नमी को लेकर के, या फिर गेहूं की जो पानी को लेकर के, मॉइस्चर को लेकर के जो महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जिस पर हमको सिंचाई करनी चाहिए, उनको भी हम ब्रीफ में पहले समझेंगे। उसके बाद में हमारी महत्वपूर्ण अवस्था गबोट अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि गेहूं में मुख्य रूप से सिंचाई को लेकर के 6 अवस्थाएं होती हैं, जिन अवस्थाओं पर हमको गेहूं में पानी देना पड़ता है, जो उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, और जिन अवस्थाओं पर गेहूं को पानी की आवश्यकता होती है। तो एक एक करके मैं आपको हल्का सा ब्रीफ में उनके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहें। पहली जो गेहूं की स्टेज है, और जो जिस अवस्था पर हमको पानी गेहूं में देना ही देना चाहिए, यदि हमारे पास में एक भी पानी उपलब्ध है तब भी हमको जिस अवस्था पर देना चाहिए उसको हम CRI अवस्था या फिर क्राउन रूट इनिशिएशन, हम इसको अवस्था को बुलाते हैं। इस अवस्था को आप अपनी लैंग्वेज में जड़ा मूल अवस्था या फिर गांठे बनना गेहूं में, इस अवस्था को आप बुलाते होंगे। और ये अवस्था गेहूं की सोइंग के 20 से 25 दिन में आ जाती है। तो इस अवस्था को आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये सबसे क्रिटिकल अवस्था मानी जाती है गेहूं की। इस अवस्था पर आपको सिंचाई करनी ही पड़ती है। और दूसरी अवस्था इसकी जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी टिल्डिंग अवस्था, जो कि 40 से 45 दिन में आती है। और इस अवस्था में भी क्या होता है कि कल्ले फुटाव, जब आपकी जो क्राउन CRI अवस्था है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो ही डिपेंड करती है कि कितने कल्ले फुटाव होंगे। तो उस अवस्था पर यदि आपने समय से पानी लगा दिया है तो फिर इसमें टिल्डिंग होती है, मतलब कि कल्ले फुटाव होते हैं, जो कि 40 से 45 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें पहली अवस्था ही है। उस अवस्था पर 20 से 25 दिन की अवस्था पर आपको पानी देना ही देना है। तो फिर इसमें टिल्डिंग अवस्था आती है, जो कि दूसरी स्टेज है, जो कि 40 से 45 दिन में आती है। इसी के साथ में तीसरी स्टेज आपकी जॉइंटिंग स्टेज आती है, जो कि 60 से 65 दिन की अवस्था में आ जाती है। इसमें क्या होता है किसान साथियों, जो अपना गेहूं का तना होता है उसकी बढ़बार होती है। इसको जॉइंटिंग अवस्था इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि इसमें तना जो है लंबाई में बढ़ता है गेहूं का। दो नोड के बीच में दो नोड जो होते हैं, जो दो गांठें होती हैं, जो बीच में बनता है, उसको इंटर नोड हम बुलाते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो इसमें गांठें बनना स्टार्ट होती हैं स्टेम पर, और तना इसमें लंबाई में बढ़ता है। तो ये अवस्था आपकी 60 से 65 दिन में आ जाती है। और चौथी अवस्था इसकी होती है बूटिंग स्टेज, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसको आप गबोट अवस्था भी बुलाते हैं। तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है सिंचाई को लेकर के। गेहूं की ये दो ऐसी महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जिस पर हमको गेहूं में पानी देना ही देना है। इस अवस्था पर हमको नमी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। पानी भी यदि आपने इससे पहले दे रखा है और आपकी काली मिट्टी है, अच्छे से जल का अवशोषण करती है, अच्छे से जल भराव उसमें काफ़ी लंबे समय तक ये जल संधारित वो कर लेती है। जल भराव मैं नहीं कहना चाहूँगा, जल संधारित अच्छे से कर लेती है, काली मिट्टी है आपकी। तो फिर 70 से 75 दिन में ये अपनी गेहूं में ये अवस्थाएं आ जाती हैं। ये वेरिएशन 70 से 75 दिन का इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि कुछ वेराइटियाँ लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कुछ में 70 दिन में आ जाती है, कुछ में 75 दिन में भी ये अवस्था आती है। तो इस अवस्था पर गेहूं के खेत में नमी बनाए रखना हमको बहुत ज़रूरी है। इस अवस्था पर गेहूं की जो फ्लैग लीफ है उसके अंदर बाली बनना स्टार्ट होती है। तो इस विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो और लास्ट की स्टेज है वो हम समझ लेते हैं। पांचवी इसकी जो अवस्था होती है वो फ्लावरिंग अवस्था है। इसको आप एंथेसिस भी कहते हैं। इस अवस्था में आपका पॉलिनेशन, परागण, और आपका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि आपकी जो बाली निकल चुकी है अब उसमें फूल बनेगा और फिर दानों में भराव होता है परागण के द्वारा, फर्टिलाइजेशन इसका होता है। तो फिर इसमें आपके दाने बनना स्टार्ट होते हैं। ये अवस्था जो है आपकी 85 से 90 दिन में गेहूं में आ जाती है। और इसकी अंतिम अवस्था मिल्किंग स्टेज या मिल्क अवस्था इसको आप बुलाते हैं।
और ये आपकी 100 से 110 दिन में ये अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में आपका जो गेहूँ है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। गेहूँ मतलब पकना स्टार्ट होता है, इसमें दाना आपका जो है दाने में दूध बढ़ना स्टार्ट होता है, परिपक्वता की ओर अपना गेहूँ इसमें बढ़ता है। तो किसान साथियों, इस तरीके से हमारी 6 अवस्थाएं गेहूँ की हो जाती हैं पानी की दृष्टि से, जिन पे हमें सिंचाई करनी चाहिए सिंचाई की दृष्टि से। अब जिस अवस्था के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि महत्वपूर्ण अवस्था है, और हमारे किसान जैसे कि लगातार जागरूक हो रहे हैं, और जो हमारे वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक लगातार अपने प्रयासों के द्वारा हमारे किसानों को जागरूक कर रहे हैं। पहले जो जानकारी या जो शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक ही सीमित थी, और सोशल मीडिया के द्वारा या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव पहले नहीं हो पाता था कि हर किसान तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। लेकिन अब लगातार हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं यूनिवर्सिटियों में या फिर आपके केवी के कृषि विज्ञान केंद्रों में, वो लगातार उनका ये प्रयास है कि लगातार अच्छी से अच्छी जानकारी और जिस तरीके से आसान रूप में संभव हो सके वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत सी वीडियो आपने गबोट अवस्था को लेकर के देखी होंगी, और आपने इस अवस्था के बारे में बहुत से किसान हैं जो जानते भी होंगे, और बहुत से किसान ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे। तो आज हम गबोट अवस्था को पूर्ण रूप से समझेंगे कि गबोट अवस्था है क्या, और उत्पादन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण अवस्था क्यों है, किस कारण से वैज्ञानिक इस अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं इस समय पर गेहूं की में, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, मैं आपको बता रहा था कि गबोट अवस्था किसको कहते हैं। ये लगभग 70 से 75 दिन में स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा थोड़ा सा पास से इसको दिखाएं। ये गबोट अवस्था बोला जाता है, ये 70 से 75 दिन में आ जाती है। इसमें क्या होता है किसान साथियों कि जो बाली है वो इस लीफ के अंदर, इस झंडा पत्ती, इसको हम झंडा पत्ती बुलाते हैं, इसको फ्लैग लीफ हम बुलाते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको एक एक पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा कि ये झंडा पत्ती कैसे काम करती है, क्या है, लेकिन मैं इसको आपको उखाड़ कर ही आसानी से समझा पाऊंगा। गबोट अवस्था में क्या होता है किसान साथियों, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख पा रहे हैं, ये एक टेलर है गेहूं का, जिसमें ये अपने पूर्ण रूप में आ चुका है, और अब ये झंडा पत्ती के अंदर ये बाली बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस समय पर हमारे वैज्ञानिक, और भी आपने वीडियो में देखा हो कि लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस अवस्था पर आपको नमी बना के रखनी है, और पोषक तत्व जो भी हो सकते हैं संभव वो भी आपको इसमें देना, वो भी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से और कौन कौन से पोषक तत्व आप इस अवस्था पर दे सकते हैं। तो ये इस अवस्था में बाली इस फ्लैग लीफ के अंदर इस तरीके से बनना स्टार्ट होती है, और ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम फ्लैग लीफ या झंडा पत्ती बुलाते हैं। ये झंडा पत्ती जो है वो हमारे गेहूं की सबसे अंतिम पत्ती होती है, और इसी के साथ में ये सबसे लास्ट पत्ती होने के साथ साथ ही ये सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है। इसके अलावा फिर कोई और पत्ती गेहूं में बनना स्टार्ट नहीं होगी, ये लास्ट पत्ती है, इसके अलावा कोई और पत्ती नहीं आएगी। तो इसका उत्पादन से सीधा संबंध क्यों है, मैं आपको जैसे बता रहा था किसान साथियों, अब कोई और ऐसी पत्ती नहीं होने वाली जो हमारे बाली के सीधे संपर्क में हो। ये पत्ती जो है प्रकाश का सीधा अवशोषण करती है और सबसे ज़्यादा भोजन बनाती है। लगभग 40 से 50% तक कार्बोहाइड्रेट ये पत्ती निर्माण करती है, और सीधा अब जैसे कि ये बाली इसके अंदर बंद है, ये फ्लैग लीफ है, ये जो नीचे वाला हिस्सा ये बाली इसमें बंद है, और जो पत्ती है वो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, इस पत्ती को ये यहाँ तक है, और जो नीचे का हिस्सा है इसको हम लीफ सीध बुलाते हैं। ये लीफ सीध है, मतलब कि आप इसको इस पत्ती का पायदान मान लीजिए, ये पत्ती जिस पर टिकी हुई है। तो यहाँ से ये भोजन बनाएगी ये पत्ती, और ये सीधा इस बाली को देगी। इसलिए इस अवस्था को महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि ये बाली के संपर्क में जो पत्ती रहने वाली है वो ये पत्ती है। अब ये पत्ती का सीधा संपर्क है उत्पादन से, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा भोजन बनाएगी, और यही पत्ती को, ये पत्ती जो आपकी बाली को सबसे ज़्यादा भोजन देगी और इसको मजबूत बनाएगी, और इसमें दाने का आकार और जो भी इसका महत्वपूर्ण है हिस्सा वो सब इसी लीफ पर डिपेंड करेगा। तो इस पत्ती को हमें पहले तो इस पत्ती का ध्यान रखना है इस अवस्था पर कि इस पत्ती में किसी भी तरीके की बीमारियां ना लग पाए, और किसी भी तरीके का कोई भी डिसऑर्डर इसमें ना लग पाए, किसी भी तरीके पोषक तत्व की कमी इस पत्ती को ना हो पाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और जो लीफ सीध है इसके अंदर ये पत्ती बंद है, तो ये जब
इसको अच्छे तरीके से भोजन देगी तो अच्छे से बाली हमारी खिल करके आएगी। तो किसान साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसकी है। और फ्लैग लीफ का हमको ध्यान क्यों रखना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उत्पादन से सीधा संबंध कैसे, क्या इसके कार्य हैं, कुछ कार्यों के बारे में भी इसके कुछ कार्यों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और अनाज वाली फसलों में खासतौर पर ये झंडा पत्ती धान में और आपकी गेहूं में बाली निकलते समय सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इसके एक एक करके मैं आपको कार्य समझाऊंगा कि क्या कार्य इसके हैं और किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये। तो इसके एक एक करके कार्यों को हम समझ लेते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये गेहूं की पौधे की सबसे अंतिम और सबसे ऊपरी पत्ती होती है, जो कि बाली निकलने से ठीक पहले पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। जैसा कि मैंने आपको ये सामने आप देख भी पा रहे हैं, पूर्ण रूप से ये विकसित हो चुकी होती है। और यदि मैं इसके कार्यों की बात करूं तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों में, जैसे इसको आप रसोई घर बुला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाली के लिए जो भोजन बनाने का काम करेगी वो यही बाली बनाएगी। इसको रसोई घर या पावर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये पत्ती मुख्य रूप से भोजन बनाने का काम करती है, तो इसको आप रसोई घर बुला सकते हैं। अन्य पत्तियों की अपेक्षा, जैसे कि आपको पूर्व में बता चुका हूं मैं, कि ये 40 से 50% तक कार्बोहाइड्रेट का और ऊर्जा का निर्माण यही पत्ती करती है, जो कि सीधे आपके दाने को भर करके उसको पुष्ट बनाती है। मतलब दाने का चमकदार होना, उसका बड़ा होना और अच्छा पुष्ट दाना निकले आपका, मरे हुए झुर्री टाइप के और छोटे दाने ना बने, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है झंडा पत्ती। आपकी पत्ती आपकी बाली के सबसे करीब होती है, इसलिए इसके द्वारा बनाया हुआ भोजन तेजी से दानों तक पहुंचता है और सीधा आपकी बाली को मिलता है। इस तरीके से आपकी बाली की बढ़वार भी अच्छी होती है। और भी मैं इसमें अगर इसके और कार्यों की बात करूं तो ग्रेन फिलिंग में, जैसा कि आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि ग्रेन फिलिंग में ये सक्रिय रूप से भाग निभाती है, अपना प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है ये। और तनाव सहनशीलता में भी ये सबसे महत्वपूर्ण भाग निभाती है। जैसे कि कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ चुकी हैं, मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम पर रहती है, जब ये अवस्था आती है तो लगभग टेम्परेचर तापमान बढ़ना स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये विपरीत परिस्थितियां जो है उनसे बचाने के लिए झंडा पत्ती महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो इस अवस्था पर बहुत ही आवश्यक है कि ये पत्ती जो है आपकी स्वस्थ रहे, किसी भी तरीके की बीमारियां इसमें लगने ना पाएँ। रस्ट हो गया या फिर आपकी पीला पड़ना हुआ है किसी भी कारण से, कीट का लगना, इस तरीके के किसी भी तरीके की इसमें रोग दोष ना लग पाएँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और किसान साथियों, इसके अलावा इसके ये तो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है झंडा पत्ती के। अब इसको आप किस तरीके से जो है बचा सकते हैं और किस तरीके से आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब किसान साथियों, जो बात ध्यान रखने योग्य है उत्पादन की दृष्टि से, कि हमको सबसे पहले तो खेत में अपने में इस अवस्था पर 70 से 75 दिन की जो अवस्था है, खेत में नमी बना के रखना है आपके। लगातार इस टाइम पर आप निगरानी करें और उस टाइम पर आपको ये देखना है कि खेत में किसी भी तरीके की दरार न चलने पाए, सूखी हुई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, नमी पर्याप्त बना के रखनी है आपको। यदि इस तरीके की कंडीशन है तो आप हल्की सिंचाई उस टाइम पर करें। और उसके साथ ही आप इस अवस्था पर, यदि आप कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो इस अवस्था पर उत्पादन भी बढ़ाने का काम करते हैं, दाने को आपके को अच्छे से भरने का, उसमें चमक लाने का काम करते हैं, जिसमें आप पोटास, बोरॉन और आपका सल्फर हो गया, इन पोषक तत्वों का भी यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से ही हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो आप पोटास की पूर्ति के लिए इसमें आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 05234 को यदि ले रहे हैं तो उसकी भी 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप मात्रा ले सकते हैं और उसका स्प्रे करें। निश्चित रूप से हमें इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, मैं यदि इसमें अपनी ओर से जोड़ना चाहूँ तो मेरे हिसाब से इसमें 0050 का स्प्रे ठीक रहेगा, क्योंकि इस अवस्था पर खासतौर पर हमारी झंडा पत्ती को भी हमें स्वस्थ रखना है, किसी भी तरीके की रेस्ट वगैरह इसमें ना आ पाए। तो इसमें लगभग 0050 में 17.5% के समथिंग सल्फर की भी मात्रा होती है। तो सल्फर जो होता है हमारा पौधे को स्ट्रेस फ्री करने के लिए और आपकी जो फंगल डिसीज़ हैं, जो फंगस जनित बीमारियां हैं, उनसे जो है रोकथाम करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सल्फर भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग से घोल करके यदि बोरेक्स इसमें देते हैं तो बोरॉन भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान निभाता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए और आपके गेहूं में भी जो है किसी भी तरीके की मेल स्टेबिलिटी ना आए और नरबंधता जैसे हम कहते हैं, और
दाना हमारा अच्छा बने, चमकदार बने और बाली स्वस्थ हो, तो इसके लिए बोरॉन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मैं अपनी संपूर्ण बात को समराइज़ करूँ, शॉर्ट में आपको मैं यदि समझाऊँ, तो आप गभोट अवस्था पर नमी बना के रखें अपने खेत में। इस अवस्था पर आप पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करें। जंडा पत्ती में आपकी में किसी भी तरीके के रोग दोष ना लगने पाए, इसमें जो है किसी भी तरह की रेस्ट कीट किसी भी तरीके से ये बाधित ना हो, क्योंकि इसका संबंध सीधा उत्पादन से है, तो किसी भी तरीके का इसमें रोग दोष ना लग पाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसके लिए आप 05234 इसका स्प्रे करें और 0050 का स्प्रे आप करें। और मतलब ये आपके पास में चॉइस है कि आप 05234 का स्प्रे करना चाहते हैं, 0050 का स्प्रे करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से 0050 का यदि आप स्प्रे करते हैं तो ये बेस्ट है। इसमें सल्फर की मात्रा है और झंडा पत्ती की दृष्टि से देखें तो ये बेस्ट है। और आप इसके साथ में 1 ग्राम बोरेक्स का मिला करके 1 पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस अवस्था पर ध्यान रखें, निश्चित ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और आगे तो मैं किसान भाइयों आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप उस विषय में कमेंट करें, और कोई यदि हमारी जानकारी में आपको कमी दिखती है तो वो भी आप कमेंट करें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। वीडियो में कोई कमी लगती है तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपका गेहूँ इस समय पर कौन सी अवस्था पर है आप ज़रूर कमेंट करें। और जो जानकारी बताइए यदि आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर करें। यदि आपको थोड़ा भी हमारी वीडियो से सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं और अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद किसान साथी।